हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे क्लास में। उम्मीद करते हैं कल का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसमें हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया था, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था आणविकता और कोटि। ठीक है, क्या होती है आणविकता, क्या होती है कोटि, थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं। हो सकता है कोई नया एडमिशन हो जो आज पहली बार देख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जितने भी लोग, हम आपको फिर से बताते हैं, जब कभी कोई अभिक्रिया होती थी, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, तो उसमें जो इधर वाले होते थे इन्हें कहते थे अभिकारक। क्या कहते थे? अभिकारक। इन्हें कहते थे उत्पाद। क्या कहते थे? उत्पाद। इधर वाले को अभिकारक, इधर वाले को उत्पाद। ठीक है, तो इसे कहते थे अभिकारक। और अभिकारकों की संख्या को कहते थे आणविकता। अभिकारकों की संख्या को, या फिर सरल भाषा में हमने कहा था भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, और जितने लोग वेग को निर्धारित करते थे उसे कहते थे कोटि। ठीक, ये हमने आपको बता दिया था, तो दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब चलेंगे उसके आगे। भैया हमने आपको बताया जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे कोटि कहते हैं। लेकिन अगर एक आदमी वेग को निर्धारित करेगा तो उसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दो आदमी वेग को निर्धारित करेंगे तो उसे कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तीन आदमी निर्धारित करेंगे तो उसे कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। और एक और आदमी निर्धारित नहीं करेगा तो उसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, ये चारों के बारे में हम लोग आज ही लिखेंगे। इस चैप्टर को, ये चारों के बारे में लिख के उसका एक छोटा सा डेरिवेशन और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि किनारे पे तो पहुंचा ही दिया इस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करिए और हेडिंग डालिए। आपने लिख लिया होगा आणविकता और कोटि। अब हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभी देखना बहुत मजा आने वाला। ये चैप्टर ऐसे चुटकी बजा के याद होगा। कैसे? हम केवल एक लिखेंगे आप प्रथम कोटि की, और उसके बाद उसी में बदल बदल के एक की जगह दो कर देंगे द्वितीय कोटि, दो की जगह तीन कर देंगे तृतीय कोटि, तीन की जगह चार कर देंगे चतुर्थ कोटि। ठीक है, तो इस तरीके से बदल बदल के काम चलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हम आपको फिर बता देते हैं कोटि क्या होती है। जितने अणु वेग को निर्धारित करते हैं, यानी प्रथम कोटि का मतलब एक अणु वेग को निर्धारित करेगा तो वो कहलाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए शुरू करिए। हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लिखिए बहरासायनिक अभिक्रिया। बहरासायनिक अभिक्रिया। बहरासायनिक अभिक्रिया। ओ प्रिया, हो प्रिया, प्रिया किसी बुआ या मौसी का नाम प्रिया है? चलो छोड़ो। बहरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, बहरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु, केवल एक अभिकारक अणु, केवल एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, हम लोग पढ़ रहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हमने क्या लिखा? अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु, तो प्रथम कोटि। जब द्वितीय कोटि लिखेंगे तो यहाँ एक की जगह क्या कर देंगे? केवल दो अभिकारक अणु, तो द्वितीय कोटि। जब यहाँ तृतीय कोटि लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? केवल तीन अभिकारक अणु, तो तृतीय कोटि। और जब एको नहीं तो यहाँ क्या लिख देंगे? शून्य। कोई नहीं निर्धारित करता तो शून्य कोटि। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? बहरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है, केवल एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बहरासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब हमने आपको क्या बताया था? कोटि जो है आप निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, वो निकलेगी प्रयोगशाला में, तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब कितनी कोटि? तो भैया बहुत ज्यादा नहीं, हम आपको 5-6 रिएक्शन लिखा देते हैं, वो सारी की सारी प्रथम कोटि की। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है, या इस अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, या पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है, पहचान लेना। तो जैसे करके लिखिए। जैसे एक तो भाई फ्री वाली याद करो, चीनी वाली कल लिखाई थी 12, 22, 11, याद आ रहा भैया? चीनी गांव में ले चले थे तुम्हें, और वहां क्या मिलाया था? पानी। क्या बना था? शरबत। और जब शरबत बना तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। और क्या बनेगा? फ्रक्टोज। याद आया? तो एक तो रिएक्शन ये लिख लो जैसे करके नंबर 1,
नंबर 2 एक और भैया ये होता है फार्मूला CH3COOC2H5, ये है एथिल एसीटेट, पढ़ना भी आना चाहिए। C2H5 का मतलब एथिल, C2H5 का मतलब एथिल, और CH3COO का मतलब एसीटेट, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट, ठीक है। H2O से इसकी भी क्रिया कराई, जरा देखिए C2H5 को इसका OH मिलेगा, यहां देखो सब लोग, यहां पे H कितने हैं, 2, एक H इसे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COOH प्लस का C2H5OH, ठीक है। तो कुल मिला के ये दो रिएक्शन हमने यहां पे लिख दी है, दोनों है प्रथम कोटि की। एक और लिख सकते हैं हम, जैसे ये है 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2, ये भी प्रथम कोटि की ही अभिक्रिया है। तो इस तरीके से अगर कोई भी रिएक्शन आती है कि निम्न, ये मान लिया लिख के दे दी, ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो प्रथम कोटि की। ये अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की। ये अभिक्रिया किस कोटि की है, प्रथम कोटि की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया प्रथम कोटि। बताओ क्या होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, प्रथम का मतलब क्या है, एक अभिकारक अणु वेग को निर्धारित करता है, तब वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, एक हमने कल भी लिखा था, एक ये दूसरा है और ये तीसरा, ठीक है। हेडिंग डालिए लक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, हेडिंग डालिए लक्षण, हेडिंग लक्षण। इसमें लिखिए इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। नंबर 2, अब देखो भैया प्रथम कोटि है, तो इसमें अगर सांद्रता हम लोग करेंगे n गुनी। अब यहां पे दिमाग में आया भैया ये सांद्रता क्या होता है? भैया सांद्रता का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, ठीक। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम हमेशा नाक का एग्जाम्पल लेते हैं, जब आदमी को जुकाम हो जाता है तो क्या करता है, उसकी फिर जो जुकाम होता है तो 2 तरीके से नाक निकलती है। एक नाक जो होती है वो बहुत नहीं, आदमी ऐसे करता रहता है, वो यहाँ तक आती है फिर ऊपर ले जाता है, तो कुल मिला के जो वो बहुत पतली पतली नाक निकलती है उसे कहते हैं तनु। क्या कहते हैं? तनु। और जो गाढ़ी गाढ़ी होती है, किनारे किनारे जम जाती है, आदमी जो छुड़ा छुड़ा फेंकता रहता है, उसे कहते हैं सांद्र। इसका मतलब यह है कि कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उसकी सांद्रता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये तो समझाते हैं। मान लिया आपने क्या किया, एक बोरा चीनी ली, उसमें 1 गिलास पानी डाला, शरबत बना? नहीं बनेगा। तो वो विलयन तो बना है, पानी भी है उसमें, चीनी भी है, तो कैसा विलयन है? ये कहलाएगा सांद्र विलयन। जिसमें बहुत ज्यादा चीनी आपने डाल दी और बहुत कम पानी डाला, बहुत गाढ़ा शरबत बना दिया, तो वो कहलाएगा सांद्र। अब क्या करें, 1 ड्रम पानी लिया, ठीक है, बोले आज जो है मोहल्ले में सबको शरबत पिलाएंगे। 1 ड्रम पानी ले लिया और उसमें 2 दाने चीनी की डाल दी, चलो यार 1 चम्मच डाल दिया, और उसके बाद पहुंच गया, बोले लो भाई शरबत बांट रहे हैं। जो आदमी कायदेगा वो तो पानी समझ के पी लेगा, थोड़ा हटी खोपड़ी हुआ वो तुम्हें ले जाएगा कोने में, बोले जैसे तुम शरबत बांट रहे हो वैसे आज हम तुम्हें पैसे बांटेंगे, पैसे के अंदर धुंध जूते मारेगा, उसके बाद भगा देगा। तो सीधी सी बात यही है कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जहां पे चीनी बहुत ज्यादा हो गई, ठीक, अब चीनी बहुत ज्यादा है यानी गाढ़ा सोल्यूशन बन गया, तो उसे कहेंगे सांद्र। और जहां पे चीनी बहुत कम हो गई उसे कहेंगे तनु। सरल भाषा में कहो, तनु एक पतला लड़का है, तनु एक पतला लड़का है और सांद्र एक मोटी लड़की है। यानी तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। यानी सांद्रता का मतलब है कि कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, उसी को हम लोग कहेंगे सांद्रता, ठीक है। तो इसकी जब सांद्रता हम लोग n गुनी करेंगे, देखिए सांद्रता n गुनी करने पर, सांद्रता n गुनी करने पर वेग n गुना हो जाता है। बोले सर जी आप लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी देखना द्वितीय तृतीय जीरो में हम इसी में सही कर देंगे मिटाल के, तो इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको भी लगे यार हमने 1 याद किया, 1 के संग में इतने सारे फ्री में आ गए। तो कुल मिला के सांद्रता n गुनी करने पर वेग भी n गुना हो जाता है, ठीक है भाई। नंबर 3 लिखिए इसके वेग, बोलना लिखिए, लिखिए इसके वेग स्थिरांक का मात्रक, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक
प्रति सेकेंड तथा वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। इसके वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड तथा वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने इतना सब कुछ लिख दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा हम टेंशन में आ गए। अरे यार क्यों टेंशन लेते हो, सारा खेल आपकी थिंकिंग का है। थिंकिंग का मतलब क्या है, सोचने से होता है। अगर आपने सोच लिया कि हमें ये काम करना है तो हो जाएगा, और अगर आपने सोच लिया नहीं ये काम हमसे नहीं होगा तो फिर वो काम जिंदगी में नहीं हो पाएगा। जैसे इस समय आदमी क्या कर रहा है, एक ही गाना गा रहा, किसी के पास भी चले जाओ एक ही गाना है उसके पास, भले ही आदमी नॉर्मल मर गया हो तब भी कोरोना से मर गया। हर आदमी एक नॉर्मल गाना गा रहा है, कोरोना 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 कोरोना, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। देखा जाए तो आपको करना क्या, आराम से थोड़ी सी सुरक्षा रखनी। थोड़ी सी सुरक्षा का मतलब अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज करते रहो, मास्क लगाए रहो बस। चलो मान लिया हम कह रहे हैं, कोई कहेगा हमें हो गया, तो अगर हो भी गया तब भी क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग बिल्कुल फिट होकर आराम से घर पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इस समय वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं डर के मारे, ठीक है। हमने तो भाई रजिस्ट्रेशन करा लिया, जब लगेगी तो तुरंत जाके लगवाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, अभी हम कल गए यहाँ पे, तो पीछे वहाँ पे क्या था कि वैक्सीन लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कह रहे थे कि जब 10 आदमी हो जाएंगे तब हम वैक्सीन लगाएंगे, यानी इंजेक्शन खोलेंगे, इसमें 10 आदमी को लेकर दवाई है। तो अब ये सोच के देखिए वहाँ पे 10 लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। जब 10 लोग इकट्ठे हों तो वह दवाई खोलेंगे तो इंजेक्शन लगेगा। मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से लोग जो है बीमारी फैली हुई, उस हिसाब से वहाँ पे लाइन लगी होनी चाहिए। अंधाधुंध लोग जाएं, अंधाधुंध लोग वैक्सीन लगवाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगेगी उतनी जल्दी आदमी ठीक हो जाएगा। विदेशों में जितना भी इजराइल वगैरह है, जहाँ भी है, इतनी तेज़ी से वैक्सीन लगी, वैक्सीनेशन हुआ, आज की डेट में वहाँ मास्क तक लगाने की नौबत नहीं है, आदमी आराम से घूम रहा है। हाँ मानते हैं यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या भी जागरूक नहीं है। एक्चुअल में लोग कह रहे हैं दवाई नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार क्या करेगी उसमें। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल दिया जाए, अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपने घर पे जो है 100 आदमियों के लिए आटा पिसवा के रख लेते हैं। कितनों के लिए पिसा के रखते होगे, अगर घर में 4 आदमी हैं, बहुत ज़्यादा 1 महीने का आटा पिसाते हो। कितने लोग हैं जो 100 सिलेंडर एक संग में ले आते हैं, कोई नहीं लाता ना। एक सिलेंडर लाए, खत्म हो गया, अगला ले आए, खत्म हो गया, अगला ले आए। उसी तरीके से सरकार भी पहले से तैयार नहीं थी, तो किसी को आप यहाँ दोष नहीं दे सकते। महामारी है, लेकिन अब यहाँ पे वैक्सीन लग रही तो हर आदमी जाए लगवाए, लेकिन आदमी डर के मारे जा ही नहीं रहा। तो सारा खेल थिंकिंग का। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, सोचना ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर जी दिमाग में तो आता है, डेली हम सुबह उठते हैं, पता चलता है जे मर गए वो मर गए, तो क्या फर्क पड़ा यार। जिसे मरना था, जिसका टाइम पूरा हो गया था वो गया। हम लोग अब ये मत सोचो कि मरा कौन, ये सोचो हमें जिंदा क्यों रहना। हमने एक वीडियो भी बनाई थी, ये मत सोचो कि वो मर गया, ये सोचो कि हमें जिंदा क्यों रहना है। और हमें जिंदा क्यों रहना है, हमें बहुत कुछ करना है। अभी हमें इंटर में टॉप करना है, अभी ये पूरी किताबें याद करनी है, और इतने अच्छे नंबर लाने की जो आपके पिताजी आपसे उम्मीदें कर रहे हैं, उन उम्मीदों को पूरा करना है। और अगर पूरा करना है तो जिंदा रहना है, सीधी सी बात है। तो हमें जिंदा क्यों रहना ये सोचना है। हमें दूसरा क्यों मर गया, वो कोरोना से मरा हो, हार्ट अटैक से मरा हो, किडनी से मरा हो, हमें क्या मतलब है यार उससे। हमें जिंदा क्यों रहना, हमें ये सोचना, ना कि दूसरा क्यों मर रहा है, हमें ये सोचना है। खैर बीच बीच में बातें इसलिए थोड़ी सी ताकि आदमी भूल जाए। अब याद दिलाते हैं, हमने आपको क्या बताया, बोलो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बताया, प्रथम कोटि। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी जी, जो भी लोग, मेरी माताएं बहनें जो भी सुन रही हैं, प्रथम कोटि का मतलब क्या होता है। प्रथम का मतलब एक, मेरे साथ में बोलो, पीछे क्या लिखा हो तो छोड़ो यार, यहाँ आओ। प्रथम का मतलब 1, द्वितीय का मतलब 2, तृतीय का मतलब 3, और 0 का मतलब 0। ठीक है, यानी जब भी कभी एक आदमी वेग को निर्धारित करेगा, मेरे साथ में बोलो, एक आदमी वेग को निर्धारित करेगा तो उसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब 2 आदमी वेग को निर्धारित करेंगे तब उसे कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जब 3 आदमी वेग को निर्धारित करेंगे तो उसे कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। जब 4 आदमी वेग को निर्धारित करेंगे तो उसे कहेंगे चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या लिखा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग 1, क्योंकि प्रथम ही है, 1 अभिकारक अणु निर्धारित करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। 1-2 हमने इसके एग्जाम्पल लिख दिए। अगर आप मान लिया पेपर में लिखना, पेपर में आप 1 भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा अपना, वही चीनी, पानी, वही शरबत, वही ग्लूकोज, 1 लिख देना चल जाएगा। हमने यहाँ 3-4 इसलिए लिख दिए हैं ताकि अगर पेपर में आए तो आपको याद रहे, वरना आप पेपर में परिभाषा लिखिए, 1 एग्जाम्पल लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लक्षण में क्या लिखा, लक्षण वही सरल से, इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है।
सांद्रता अगर n गुनी करेंगे, n गुनी का मतलब क्या, 1 गुनी करोगे 1 गुनी, 2 गुनी करोगे 2 गुनी, 4 गुनी करोगे, n का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर सांद्रता का मतलब n गुनी, सांद्रता n गुनी का मतलब क्या है, हमने आपको बताया सांद्रता का मतलब है कौन कितना गाढ़ा है, तो 5 गुनी सांद्रता, यानी और ज्यादा अगर गाढ़ा करते जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, उसका वेग भी n गुना हो जाता है। यानी जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे वेग भी बढ़ेगा। और नंबर 3 क्या लेगा, इसके वेग स्थिर प्रति सेकंड और तथा वेग का मात्रक होता मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक है, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर फिर भी ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। क्या बता रहे हैं आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जरा एक बार बोल लो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे निर्धारित करने में वेग एक अणु निर्धारित करता है, क्या कहलाती, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। हाय अल्लाह, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, हाय हाय ये महीना, ये गोरापन और ये पसीना, ओहो बनी शायरी। हम हमेशा कहते हैं शायरी तो बना रहे हैं लेकिन पसीना इतना है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों के बाद ये वीडियो आपके पास पहुंचती है। ठीक है, कभी रात के 2 बजे बनाई जा रही है, ठीक है, कभी दिन के 12 बजे बनाई जा रही है, और 12 बजे बनाने का मतलब धूप इतनी तेज़ होती है, और जब धूप तेज़ है तो फिर सोचो क्या पोजीशन होगी। पोजीशन का मतलब गर्मी इतनी तेज़ है, चाहे तो पंखे सब बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, खिड़की खोल लेंगे हवा आएगी, हवा की आवाज़ आएगी, या फिर इधर दिक्कत चमक आएगी। इन सारी दिक्कतों के लिए बिल्कुल बंद कमरे में क्वालिटी, हम हमेशा कहते हैं मिला लेना पूरे शहर से क्वालिटी, अगर इससे अच्छी क्वालिटी कोई दे दे तो हमें बताना, वो भी इतने कम खर्चे में फुल चर्चा। हम हमेशा कहते हैं क्वालिटी की टेंशन ना लो, क्वालिटी की जिम्मेदारी मेरी है। और कितने अभी हम टेस्ट लेंगे, पिछली बार इंटर में 200 से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, तो इस बात की टेंशन मत लीजिए। कितने अभी टेस्ट होते हैं, कितना क्या होता है अभी देखना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन कतई मत लो, रिलैक्स रहो और मस्त होकर पढ़ते रहो। बताओ अब की हम लोग क्या लिखेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। आपने हेडिंग डाल ली भाइयों, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बहुत सरल, इधर देखो इधर। अब की क्या लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक की जगह क्या कर दोगे, ले आओ 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती। क्या हम समझ लें, आप इतने समझदार हैं, इतने काबिल हैं कि आप इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने आप लिखो। बताओ कैसे लिखोगे, पहले क्या था प्रथम, तो कितना अणु निर्धारित कर रहा था, 1। अब की क्या है, द्वितीय, तो कितने निर्धारित करेंगे, 2। बोलो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभी नीचे वाला मत लिख लेना, इसके एग्जाम्पल बदलेंगे। चलो चलो भाई लिखो, हेडिंग डालिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसमें लिखिए क्या लिखोगे, बताओ, वह रासायनिक अभिक्रिया, अपने आप लिखो यार, उसमें लिखा था 1 अभिकारक अणु निर्धारित करता है, इसमें क्या लिख दोगे, 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, अपने आप लिखिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। चले रहो फटाफट जल्दी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और जाने का नहीं, हालांकि वो बुलाती है। सुना है, बीच में बड़ा शायरी वायरल हुई थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वही है, कहलाती है और जाने का नहीं, हालांकि वो बुलाती है। इस समय तो बुलाती हो चाहे बुलाता हो, जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर गए तो हो सकता है परमानेंटली चले जाओ। आपको बता नहीं सकते हैं कि इतने माहौल की तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बहुत लोग कहेंगे बहुत माहौल खराब, क्या माहौल खराब, सारा माहौल होता है अपनी आप की सोच का। आप अभी क्या करो, हम आपको बताते हैं। आप क्या करो, सिर्फ हमारा वीडियो देखो, ठीक है, 1 घंटे देखना, फिर चला लेना और दिन भर देखते रहना वीडियो। क्या होगा बताओ, आपका माहौल बन जाएगा हमारे वीडियो का। ठीक, आपको सिर्फ माहौल में हम दिखाई देंगे। आप क्या करो, हमारा वीडियो फेंक दो और न्यूज़ चला लो, न्यूज़ देखने लगो, उसमें आदमी आएगा फलाने मर गए, ये हो गया वो, तो वो दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आप क्या करो, वो बंद कर दो, एक बढ़िया से गाने चलाओ, रोमांटिक वाले, बढ़िया खूब आराम से मस्त गाने बजाओ, गाने वाला रोमांच। सीधी सी बात, क्या माहौल कुछ नहीं है, आप जैसा सोचोगे जिस माहौल में रहोगे। जैसे हमने आपको एक कहानी हमेशा सुनाते हैं, एक बार जो धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, उन्हें 70 रुपये मिला करते थे उस जमाने में, जिस जमाने में
क्या करते थे, वो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, ठीक है। तो जब पेट्रोल पंप पे धीरू भाई माई नौकरी करते थे तो उन्हें 70 रुपये मिलते थे। अब जब 70 रुपये मिलते थे तो वो क्या करते थे, उसमें से 15-15 रुपये की 3 बार कॉफ़ी पीने जाते थे 5 स्टार होटल में। अब सोच के देखिए, किसी को 5,000 रुपये मिले और वो 4,000 रुपये की कॉफ़ी पिया जाके, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया जब वो अमीर आदमी बन गए कि यार तुम्हें 70 रुपये मिलते थे, तुम 45 की कॉफ़ी पी जाते थे, घर का खर्चा चलता नहीं था तुम्हारा, ऐसा क्यों करते थे भाई? तुम थोड़ा बताओ हमें, ऐसा क्यों करते थे? तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुम्हारी यही समझ में आ जाता तो तुम यहाँ होते और हम वहाँ होते। बोले क्या मतलब? बोले सारा खेल माहौल का है। बोले अगर हम चवन्नी की चाय पीने जाते तो वहाँ बातें भी चवन्नी छाप होती। चवन्नी छाप का मतलब जो चवन्नी की चाय पिएगा वो बातें भी चवन्नी छाप वाली करेगा। चवन्नी छाप का मतलब 1,000 की बात कर लेगा, 2,000 की बात कर लेगा। लेकिन बोले जब हम होटल में जाते तो वहाँ करोड़ों की बातें होती थी, और जब करोड़ों की बातें होती थी तो हम ये सोचते थे कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सारा खेल माहौल का है, इसलिए अच्छी संगत में माहौल बनाइए। अगर आपके पड़ोस वाला लाएगा 30 में 30 नंबर तो तुम्हें थोड़ी सी अंदर से शर्म आएगी, इसलिए दोस्ती भी अच्छे लोगों से करो। यार ये 30 में 30 ला रहा, हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं, इसने प्राइज जीता, हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। सारा खेल उसी तरीके से अगर आप नाटक देखते रहेंगे तो नाटक का माहौल बन जाएगा, आपको वहाँ से ध्यान हट जाएगा। अभी आप क्लास देख रहे हैं तो आपका माहौल पूरा क्लास में है, तो क्लास में आ गए तो यहाँ का माहौल बन गया। सारे का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ माहौल का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो माहौल बदल लीजिए, अपने घर में रहिए, थोड़ा बहुत आराम से क्लास वगैरह देखिए, वीडियो बनाइए, उसके बाद याद करिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद उसे याद करिए, और थोड़ा बहुत नॉर्मली घर में टीवी वगैरह देखिए, मम्मी पापा के साथ में खुश रहिए। सभी लोग इस समय घर पे हैं, मस्त रहो यार। बाहर हमने क्या कहा, बाहर कोई क्यों मरा हमें वो नहीं सोचना है, हमें जिंदा क्यों रहना है हमें ये सोचना है। और हमें जिंदा रहना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। तो बस सीधी सी बात खत्म हो गई। जो मर रहा उसे मरने तो यार, इधर लौट के आओ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। लिखिए जैसे, अब इसका एग्जाम्पल भी बहुत सरल लिख दे रहे हैं हम। 2O3 से 3O2, 2O3 से। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। आपको बताएं, अभी एक लड़की ख़त्म हो गई थी, ठीक, अपने यहाँ से। हमारे यहाँ वो कम से कम 7-8 सालों से पढ़ती थी, ठीक है। और मेरे पिताजी मर गए, मेरी नानी मर गई, ज़िंदगी में कभी नहीं रोया। लेकिन कुल मिला के उस दिन आप कुछ कह ही नहीं सकते हम, चारों तरफ, क्योंकि इतना ज़्यादा जान पहचान में जब आदमी पुराना हो जाता है और बिल्कुल घर का, ठीक है, जैसे छोटी भाई बहन तो जब बिल्कुल घर के हो जाते हैं तो फिर क्या करा जाता है। अभी भी जब हम रात में लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे अड़ोस पड़ोस में हमें याद आ रहा है। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है कि जब कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल घर वाला होता है तब दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर बाहर को कोई देख के आप परेशान हो रहे हैं तो फिर उसमें कोई परेशान होने का मतलब नहीं है। आराम से घर पे पढ़िए और रिलैक्स रहिए, ठीक है। खैर, 2O3 गिव्स 3O2, ये रिएक्शन है, कितनी सरल लिख दी हमने। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर जी इधर भी O है और इधर भी O है, यहाँ आपने 3 लिख दिया, यहाँ 2 लगता है, गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हुई है, इधर समझिए भैया। O3 का मतलब है ओजोन। O3 का मतलब क्या है? ओजोन। ये ओजोन क्या होता है सबने पता होगा कि हमारे ऊपर जो है एक परत होती है ओजोन गैस की, और जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सुना? वही है ये सर, ओजोन, ठीक है। इसके बारे में आगे आपको पढ़ाएंगे, इस आपके कोर्स में है। और O2 का मतलब है ऑक्सीजन गैस, जो आप सांस क्रिया के रूप में लेते हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, O3 और O2। यहाँ पे बहुत कुछ समझा सकते हैं हम आपको, थोड़ा सा टाइम की कमी है। टाइम, चलो कोई कमी नहीं, समझा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, सबके दिमाग की बत्ती जलाते हैं, समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम तो बता ही देंगे कि जब भैया हम लोग सांस लेते हैं तो खाली ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है। नाक में कोई छन्नी थोड़ी ना लगी हुई है कि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, अक्रिय गैसें भी हैं, सब हैं। तो ऐसी कोई छन्नी थोड़ी ना लगी हुई है कि केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। सोचने वाली बात है, सारी गैसें अंदर जाती हैं, नाइट्रोजन भी जाती है, जितना भी इंतजाम सब जाता है। लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं श्वसन क्रिया में, वो इस्तेमाल करते हैं केवल ऑक्सीजन का, बाकी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर वापस आ जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ O2, इसलिए लोग कहते हैं श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। बाकी संग वाले खामखा हैं, खामखा अंदर गए, खामखा चले आए। जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तुमने देखा होगा, दूल्हे की शादी होती है, देखा जाए तो कायदे से काम किसका? दूल्हे का, यानी ऑक्सीजन दूल्हा, ठीक। अब ऑक्सीजन दूल्हा अंदर गया, लेकिन उसके संग में रमल कितना होता है? 1,000 आदमी बारात में लेके गए। सोच के देखो, उन 1,000 आदमी में अगर एक भी व्यक्ति ना जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं या कहीं मंदिर में शादी करते हैं, वहाँ तो कोई नहीं होता, तब भी शादी होती। तो यानी ऑक्सीजन के संग में जो बाकी गैसें जा रही हैं
वो सब खामखा है, उनका कोई मतलब नहीं है। जा रही हैं, जैसे ही वो जाते हैं 1000 आदमी खा पी के बिल्कुल वैसे ही वापस लौट जाते हैं। दूल्हा आ जाता है, वो अपनी उसे दुल्हन मिलती है, अपनी लेके आराम से घर चला जाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाती है, क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आती है, ठीक है। बाकी जो है फालतू में गए, खाना ना खाया और बस वापस आ गए, ठीक है। तो कुल मिला के एक रिएक्शन लिख दी हमने 3O3 2O3 गिव्स 3O2, ठीक है। अब इसके लक्षण भी लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल सही था। देखो लक्षण में नंबर 1 में तो आप यही लिख दें जो उसमें लिखा था, इसे पूर्ण होने में बहुत हटा देना, अधिक समय लगता है, यानी उससे कम लगता है तो उसे बहुत अधिक लिखा था, इसे लिख देंगे अधिक समय लगता है। लिखिए इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। क्या आप लिख पा रहे हैं? ये माने बिल्कुल। अब नंबर 2 इधर देखो, इधर मेरे भाई, उसमें सांद्रता करी थी n गुनी तो वेग भी हुआ था n गुना। इसमें सांद्रता करेंगे n गुनी तो वेग हो जाएगा n की पावर 2 गुना, क्योंकि ये द्वितीय कोटि है तो द्वितीय में भैया वेग भी दुगना यानी स्क्वायर। तो इधर देखिए सांद्रता करी n गुनी तो वेग हो गया n की पावर 2 यानी n स्क्वायर गुना हो जाता है। तो आपने क्या लिखा? सबसे पहले द्वितीय कोटि की अभिक्रिया लिखा होगा। परिभाषा ना लिख पाए हो तो लिखी हुई मेरे भाई, बाह्य रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिख दिया 2O3 गिव्स 3O2, ठीक है। फिर हमने इसके लक्षण लिखे, उसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता था, इसमें भी वही लिख दो, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। उसमें सांद्रता n गुनी करने पर वेग भी n गुना हो जाता था, इसमें सांद्रता n गुनी करने पर वेग n की पावर 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहुंच जाओ नंबर 3, लिखिए इसके वेग स्थिरांक का मात्रक, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, बल्कि जो इसका वेग का मात्रक है वो इसका भी यही है, ठीक है। तो वेग का मात्रक, ठीक, बस वेग स्थिरांक का बदल जाएगा। वेग स्थिरांक का होता है लीटर, लीटर यहां लिख दे रहा है, लीटर प्रति मोल सेकेंड। अब देखो आपको एक ही याद करना है, एक बदला खाली, उसके वेग स्थिरांक का प्रति सेकंड था, इसका हो गया इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल सेकंड, तथा वेग का मात्रक वही जो उसका था मोल प्रति लीटर सेकंड, वही इसका भी है। तो बिल्कुल वही से एडिटिव उतार लेना है। नंबर 3, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल सेकंड होता है, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल सेकंड होता है, लीटर प्रति मोल सेकंड होता है। देखो द्वितीय कोटि भी हो गई फ्री में। प्रथम कोटि में क्या करा हमने? एक अणु निर्धारित करता था। द्वितीय कोटि में क्या करा? 2 अणु निर्धारित करते। तो तृतीय में क्या करोगे बताओ? ले भैया ले, यहाँ देखो, यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अंशिका, हिमांशी, एक और अंशिका, रानी, शताक्षी, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें अपने आप ही समझ में आ रहा होगा। जरा देखो इधर प्रथम कोटि में बताओ क्या लिखा था। तुम ही लोग बोलोगे यार, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो हम एक डायलॉग मारेंगे आगे का, हम तुम खुद ही बोलो। जैसे हमने कहा मुझे तेरी जरूरत है, अब आगे का डायलॉग क्या होगा बताओ? तुझे मेरी जरूरत है। कुछ लोग आंटी अंकल जी घर पे देख रहे होंगे, मम्मी बोले पता नहीं क्या गाने आनेबाजी हो रही। गानेबाजी नहीं हो रही है, सिखाने की कोशिश हो रही है। सिखाने की कोशिश मतलब क्या है? कुछ हम कहें, बिना कुछ कहे तुम समझ जाओ, यही तो पढ़ाई है। जरा इधर देखिए, हमने आपसे क्या कहा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने अणु निर्धारित कर रहे थे? 1। द्वितीय कोटि में कितने अणु निर्धारित करा? 2। तो बताओ तृतीय कोटि में कितने अणु निर्धारित करेंगे? 3। मेरे भाई बोलो तो, कम से कम अंधे बौरों की तरह देख रहा है। देखो अच्छा, कुछ लोग तो मोबाइल में ऐसे घुस के देखते होंगे ऐसे। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माताएं, जो भी लोग देख रहे हैं, भैया सीधी सी बात यह है, नॉर्मल तरीके से, क्योंकि भैया आंखों पे भी फर्क पड़ता है। ये नहीं कहते घुस के अंदर रजैया के अंदर लेट के, कोई फायदा नहीं होना उससे। आराम से नॉर्मल तरीके से राजा बाबू बन के सामने फोन लगाया। अगर थोड़ी बड़ी स्क्रीन है तो बहुत अच्छी बात है, छोटी पे देख रहा हो क्या फर्क पड़ता है यार। संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी जानदार होगी। कोई कहे भैया आपने टॉप कैसे किया, बाद में कहना हमारे पास जियो का फ़ोन था इतना बड़ा और सब कोरोना वोना लगा हुआ था, हम खरीद नहीं पाए, तो इतने बड़े फ़ोन में पढ़ के बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो हाँ कहने कहानी भी तो तभी सुना। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, तुमने अभी कभी ऐसे कोई कहते हुए सुना? कोई इंटरव्यू देने आया, मान लीजिए, चलो मान लिया महेंद्र सिंह धोनी आया, ठीक, उनसे पूछा गया सर आप इतने बड़े खिलाड़ी कैसे बने? कुछ नहीं, बस घर पे लेटे हुए थे,
एक बल्ला मिला खेले खा ले बड़े, ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता। तो किसी से बोले ना बड़े से बड़े मेहनती आदमी से, वो तुम्हें बताएगा कि सबसे पहले हम बहुत दिक्कतों में थे, अगर अमीर भी था तब भी दिक्कतों में थे, फिर हमने ये किया, फिर हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर हमने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, फिर मेरे पास कुछ नहीं रह गया, फिर हमने बहुत मेहनत की, रात रात भर जगे, और तब जाके ये कामयाबी मिली। तो कामयाबी तभी मिलेगी जब मेहनत करोगे, ऐसे फ्री में थोड़ा ना मिल जाएगी। बोले लेटे हुए कुछ किया नहीं था, बस खाली उठे थे, एक बार सपने में कामयाबी वाले चाचा आए, बोले जे लो तुम भी एक कामयाबी ले लो। सुबह उठे तो फिर हम हीरो बने हुए थे, कतई बाल मेरे शाहरुख खान थे, और हमें आदमी कहता अरे ये तो शाहरुख खान है, इनकी पिक्चर 100 करोड़ कमाए। ऐसा कुछ नहीं होता। शाहरुख खान है, लोग बेइज्जती करते हैं, हम हमेशा कहते हैं हम किसी के फेवर में नहीं है। लेकिन जब वो मुंबई आए थे तो उनके मम्मी पापा दोनों लोग नहीं थे, कोई आगे पीछे नहीं था, और अपने दम पे उस व्यक्ति ने कितना, आज की डेट में 100 दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी उसमें उसका नाम आता है एक्टरों में। तो आदमी मेहनत करे तो बहुत आगे जा सकता है। और ना मैं मोदी जी को देख लीजिए, बहुत लोग बुराई करते हैं, वो अपना मैटर है लोगों का, लेकिन कहाँ से उठ के आए लोग। कुछ लोग कहते थे चाय में स्टेप, देखिए कहाँ पहुँच गए। तो हर आदमी अगर मेहनत करे तो पहुँच सकता है, और यही सपने आपको देखने हैं। अगर आप लगता है कि हम प्रधानमंत्री, बिल्कुल बन सकता है, हर आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसे सपने जब आंखों में होंगे, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा, ध्यान करके बिल्कुल लिख लेना, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपने आपको मरने नहीं देते। क्या होता है, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आत्महत्या कर लेते हैं, जाके मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास सपने नहीं होते, सपने खत्म हो गए होते हैं। अगर आपकी आंखों में सपने हैं कि हमें ये करना है, तो सपने फिर आपको मरने नहीं देंगे। सपने क्या करते हैं, आदमी को जिंदा रखते हैं। इसलिए सपने देखना बहुत जरूरी। बड़े बड़े सपने देखो, आदमी पागल गए उसे कहना इतने बड़े सपने, बोले हम प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ज़्यादा आदमी क्या कहेगा, पागल गए, कहने दो यार, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता। चलिए आइए, तो बोलो तृतीय कोटि में क्या करोगे, बोलो। प्रथम कोटि में कितना था, 1, द्वितीय कोटि में कितने हुए, 2, तो तृतीय में कितने करोगे, 3। तो बोलो बाह्य रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल 3 अभिकारक अणु, हाय अल्लाह, 3 अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मास्टर होने का कुछ तो फायदा उठाएंगे, हम उसी में सही करे दे रहा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे भाई तुम्हें देखने की जरूरत क्या, तुम खुद लिखो यार। प्रथम कोटि में क्या लिखा था, बाह्य रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग 1 अभिकारक अणु निर्धारित करता है, तो प्रथम कोटि। अब की 2 अभिकारक अणु निर्धारित करते तो द्वितीय कोटि, और फिर 3 अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। पहुंचो फटाफट, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, 2NO + O2, 2NO + O2 gives 2NO2, 2NO + O2 gives 2NO2, 2NO + O2 gives 2NO2। ठीक है भाई, लिख ली, कोई दिक्कत। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, सॉरी हाँ एक मिनट, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जरा इधर देखिए, लक्षण में क्या लिखोगे। पहले में क्या लिखा था, इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, लिखा था। दूसरे में क्या लिखा, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। इसमें भी क्या लिखोगे, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, इसे लिख दो। इसके भी लक्षण लिखो, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और टेंशन कतई ना लेना, अभी हम जिंदा है, परेशान ना हो कतई। तुम्हारे पास अंट संट गवर्नमेंट जो भी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, अगर कहीं नहीं पढ़ते हो कोई टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, धीरे धीरे करके। अभी अब आपको दिखाते हैं कि हमने कल रात भर लिख के कॉपी बनाई है। बोले ये क्या है, ये कल पूरी रात में लिखा हमने। कल आपने शायद एक स्टेटस देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था 2:54 वो यही कर रहा था। भारत की राज व्यवस्था का ये पहला, ऐसे 80 वीडियो बनाएंगे टोटल राज व्यवस्था पे। तो कुल मिला के टेंशन ना लो, कोई काम है नहीं हमारे टाइप लोगों, दिन भर यही करते हैं, अंधाधुंध लगा ली वीडियो, अंधाधुंध पंचायत, हमारी आपकी बातें, और कुल मिला के आराम से हमें आपका कल्याण करना, सीधी सी बात है, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि मज़ा उतना नहीं है, क्योंकि जब हमारा यहाँ बैच चलता है तो उसमें 100 आदमी बैठता है, 150 आदमी बैठता है, ठीक है। लेकिन वो दौर चला गया। अब दौर कौन सा है भैया, आप एक भी आदमी नहीं बैठा हुआ, एक भी आदमी मतलब मोबाइल लगा लो, एक आदमी खाली कैमरा देखने के लिए बैठा लो, और उसके बाद मचे रहो, आराम से मचे हुए अपने आप से बातें कर रहा। अगर नॉर्मल तरीके से देखें, बल्कि हम देखेंगे एक वीडियो बनवाएंगे, उसमें क्या होगा, बिहाइंड द सीन्स आप देखना, इधर से पता लगे कैमरा लगवा देंगे, उसमें देखना कि ना सामने कोई बैठा हुआ है और ना यहाँ कोई बैठा हुआ, उसके बाद हम आपसे पंचायत कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल तरीके से उसका हटा दिया जाए, पीछे की बैकग्राउंड वॉइस हटा दी जाए, और ये ना समझा जाए ये हो क्या रहा, यार तो फिर आदमी लगेगा पागल हो गया है कि खाली बकवासबाजी कर रहा है, किल्ले पता नहीं। अच्छा, सोचने वाली बात है कि सुबह आए, मान लिया 6 बजे आए, और दिन भर अंधाधुंध बकते रहे और चले गए,
तो अगर कोई गौवा आदमी हो जिसे पता ही ना हो कि ऑनलाइन क्या होता है, फ़ोन क्या होता, तो वो मान लिया घर पे मेहमान आए, ठीक, मेरे चाचा है मान लिया, बोले सत्यम कहाँ है, बोले ऊपर हैं, वो यहाँ तक चढ़ के यहाँ पता चला। अब हम अंधा दीदी यहाँ पे बक रहे हैं, मान लिया मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं चलेगा कि क्या है। फिर पता चला क्या हुआ, दोबारा से, अच्छा कुछ लोग कहेंगे हम ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात का मतलब हो गया गाँव वालों का मतलब होता है जिन्हें, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, गौवा वो नहीं होता जो गांव वाली हरकतें करता है, जो गांव से बिलोंग करता है, गौवा वो होता है जो गांव वाली हरकतें करता है, ठीक है। अब जैसे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सब बहुत बेहतरीन है, हमारे रिश्तेदार बढ़िया कैसे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पहले तो रिश्तेदार ही नहीं, 2-4 गिनती के रिश्तेदार हैं, 1-2 चाचा हैं बहुत बढ़िया आदमी है, एक बुआ है हमारी, उनके यहाँ भी हम गए थे, उनके यहाँ जब गए तो बढ़िया दाल घी डाल के इतना इंतजाम बेहतरीन, लेकिन कुल मिला के जा ही नहीं पाते टाइम पे, तो हमारी रिश्तेदारी बहुत कम है। लेकिन मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो व्यक्ति जो है जानता ही ना हो ये क्या है, तो क्या होगा बताओ, वो देखेगा भाई यार सत्यम कहाँ है, बोले ऊपर है, थोड़ी देर बाद फिर आया, अब सत्यम कहाँ, बोले ऊपर है, बोले फिर वो घर जाएगा, फिर वो क्या बताएगा, बोले अरे वो पता नहीं क्या यार, खाली अकेले क्लास में बकता रहता है, समझ में नहीं आता क्या। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है कि अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, और बढ़ गया तो मजा लेते रहो यार, फिर क्या बोलो। पहले वाले में पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, दूसरे वाले में भी अधिक समय लगता है, और तीसरे में भी क्या लिखोगे, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, ठीक है भाई। नंबर 2, मेरे भाई पहले वाले में सांद्रता n गुनी करी थी तो वेग भी n गुना हुआ था, ठीक, क्योंकि प्रथम था। दूसरे वाले में सांद्रता n गुनी करी थी तो वेग n स्क्वायर गुना हुआ था, ठीक है। अब यहां पे तृतीय है तो सांद्रता करोगे n गुनी तो वेग हो जाएगा n की पावर 3 गुना, वेग कितना हो जाएगा, n की पावर 3 गुना। तो आराम से लिखिए नंबर 1, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, सांद्रता n गुनी कर देने पर इसका वेग n की पावर 3 गुना हो जाता है, वेग n की पावर 3 गुना हो जाता है। और इसके वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो यहां पे लगा दो स्क्वायर, लीटर की पावर 2 प्रति मोल की पावर 2। जरा देखो यहां पे नीचे वाला सेम है, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर की पावर 2 प्रति मोल की पावर 2 सेकेंड तथा वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। यानी देखने वाली बात यह है, अभी तक हमने जितने लिखे हैं उनमें सब में वेग का मात्रक एक ही रहा, मोल प्रति लीटर सेकंड, बस ये बदला, एक में प्रति सेकंड था, दूसरे में लीटर प्रति मोल सेकंड हुआ, और तीसरे में लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर सेकंड हो गया, ठीक। अब ये मोल क्या होता है, लीटर क्या होता है, ये सारे भाई लोग मात्रक होते हैं, ठीक है। क्या मात्रक होते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में सही से पढ़े होंगे तो पता होगा, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे ही किसी की मात्रा को नापना हो तो उसे मोल में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को। दूध लीटर आपने सुना ही होगा, दूध आप लेते हो 1 लीटर 2 लीटर, तो किसी का आयतन नापना हो तो उसे लीटर में नापते हैं, समय को हमेशा सेकंड में नापते हैं, ठीक। तो आपने पढ़ा प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। अब हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे शून्य कोटि। तो है जी, डालिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे भैया, शून्य का मतलब कोई निर्धारित नहीं करेगा। तो यहां देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता है। जेल लो, अब की कोई नहीं, जो कुछ है हम ही हैं, भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, आपकी निर्धारित कोई नहीं करेगा, जो कुछ करेगा वो हम खुद ही करेंगे, सीधी बात। खुद ही राम बोल, अपना हाथ जगन्नाथ, ये सब कहावतें होती हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता है, जिसमें कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करेगा, उसे कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। सॉरी, तृतीय कहां से आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है भाई। तो शून्य का मतलब 0। तो अब की क्या लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई अभिकारक, क्योंकि शून्य है, कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप लिखें H2 + Cl2 और बनेगा HCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। यानी कोई निर्धारित नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो सूर्य का प्रकाश कर रहा है, इसलिए यह शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि का एक एग्जाम्पल लिख दिया, H2 + Cl2, तीर का निशान, इसे बोलते हैं गिब्स। थोड़ा पढ़ने का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। पता चला मोहल्ले में पिताजी आए या पिताजी के कोई दोस्त आए, उनने आपसे पूछा कि हाँ बेटा जरा रिएक्शन पढ़ के दिखाओ गौओं की तरह, H2 + Cl2, तीर को निशान, तीर ऐसा नहीं पढ़ा जाता।
H2 प्लस Cl2 गिव्स, क्या पढ़ोगे इसे, गिव्स, गिव्स मतलब देता है, एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जरूरी नहीं एट द प्रेजेंस ऑफ, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, हिंदी में बोलो, H2 प्लस Cl2 गिव्स, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl, यानी अगर इज्जत से बोलें तो H2 प्लस Cl2 गिव्स एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2HCl या फिर HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके HCl देता है। ये रिएक्शन पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। तो ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके लक्षण, ये शून्य है तो इसमें वेग जो है स्थिर रहेगा। देखो इसे पूर्ण होने में समय में कुछ नहीं लगेगा जी, हमेशा पूरी होती है। इसमें लिखिए नंबर 1, यह सदैव पूर्ण होती है, यह सदैव पूर्ण होती है, इसमें समय में कुछ नहीं, यह रिएक्शन हमेशा पूरी होती है, तो यह सदैव पूर्ण होती है। और जो n गुना उना भी कुछ नहीं, इसका वेग भी हमेशा नियत होएगा, क्योंकि जबकि सब जीरो है, इसका वेग नियत होता है, इसका वेग नियत होता है। और इसमें दोनों का मात्रक यही होगा, वेग स्थिरांक तथा वेग का मात्रक एक ही होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड, वही जो सब में चल रहा था। तो लिखिए इसके वेग स्थिरांक और वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, मोल प्रति लीटर सेकंड होता है। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी चारों अभिक्रियाएं। हेडिंग डालिए अभिक्रिया का वेग, इसे लिखाएंगे कल। अगर कुछ छूट जाया करे वीडियो पीछे कर लिया करो, फिलहाल तो बहुत धीरे धीरे लिखना है, सेम था इस वजह से थोड़ा बढ़ा दिया। हेडिंग डालिए अभिक्रिया का वेग, इसे लिखाया जाएगा कल, और फिजिक्स निकाल लीजिए फटाफट। जब तक हम पीते हैं पानी, आप भी पानी आनी लेके बैठा करें और आराम से बीच बीच में पानी आनी पीते बाते खाते। अब तो मजा फुल है यहाँ पे, तुम यार सोचो 4 घंटे क्लास लगाते तो कुछ नहीं, घर पे क्या पड़ोस में मम्मी से बनवा ली बढ़िया मैगी, 2 मिनट में तैयार, आराम से खाते जा रहा है, पीते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अभिक्रिया का वेग हेडिंग डाल लीजिए और निकालिए फिजिक्स फटाफट। तो भाई फिजिक्स में हम आपको पढ़ा रहे थे, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी आवेश से, ठीक है। जो लोगों ने कल पढ़ा होगा कायदे से उन्हें याद होगा। बताइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन सा होता है? धन आवेश, और एक कौन सा होता है? ऋण आवेश। एक होता है मूल आवेश, और मूल आवेश को हम लोग लिखते थे ई से, उसे तोड़ नहीं सकते थे, उसी को हम लोग कहते थे आवेशों का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिए विद्युत धारा, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं डेमो क्लास में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खाली एक हेडिंग पुरानी है, उसके बाद आ जाएगा कूलाम का नियम। तो हेडिंग डालिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिजिक्स चल रही है ये, केमिस्ट्री में छापते रहना। विद्युत धारा, आइए जान पहचान कराते हैं। कुछ लोगों ने डेमो क्लास नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं यार, अभी हम आए तो बताओ। क्यू माने आवेश, बोले सर जी क्यू से तो क्वीन होती थी रानी, और उसका हमें बड़ा इंतजार है, जब मेरी बारात होगी तो एक रानी टाइप कोई आएगी। अगर पढ़ोगे तो रानी भी आएगी, राजकुमारी भी आएगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं आएगा फिर, क्योंकि जनसंख्या जो अनुपात है वो बड़ा कम हो रहा है। 1000 लड़कों पे 900 लड़कियां, 800 लड़कियां, तो जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं उनका मामला ऐसा ही है। तो इसलिए मेहनत से पहले पढ़ लो, रानी हो तो बहुत आ जाएंगी। खैर अच्छा, रानी जो देख रही होंगी बैठी, वो कहीं मेरा तो खुद का राम रानी है, तो हमें किसी जरूरत नहीं है। तो खैर इधर देखिए, यहाँ पे 3 बातें लिखेंगे, क्यू, आई और टी। जरा बोलो, क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश, क्यू माने आवेश। कल आवेश पे बहुत चर्चा हुई थी, हमने बाल रगड़े थे और बाल रगड़ के कागज को खींचा था। 2 तरीके के आवेश थे, धन आवेश, ऋण आवेश। तो क्यू माने होता है आवेश, क्यू माने क्या होता है? आवेश। आई माने होती है धारा, आई माने धारा, आई माने धारा, और टी माने समय। टी माने क्या होता है? समय। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया था तरीका, फॉर्मूला होता आई बराबर क्यू अपॉन टी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, केवल फॉर्मूला आपको याद करना है और बाकी तरीका मेरा। हमने आपसे क्या कहा, जब कभी समय बटे में होगा हम लोग उसे बोलेंगे दर। क्या बोलेंगे? दर। जैसे आपने पूछा कि आपकी जो गाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही है, तो हम कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो हम वहाँ घंटे की बात कर रहे हैं। जब भी कभी बटे में समय होता है तो उसकी दर क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। ठीक है, वैसे अगर सेकंड में बात करोगे तो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से, हालांकि इतनी तेज गाड़ी चल नहीं सकती है। चलो इधर देखिए, I बराबर Q अपॉन T। ठीक, Q माने क्या है, आवेश, Q माने क्या है, आवेश, और T माने क्या है, समय। T माने क्या है, समय। I माने क्या है, धारा। मेरे साथ में बोलो मेरे भाई, Q माने आवेश, Q माने आवेश, Q माने आवेश, Q माने आवेश। I माने धारा, I माने धारा, I माने धारा, I माने धारा। T माने टाइम, टाइम माने समय, T माने टाइम, टाइम माने समय। तो बोलो I बराबर Q अपॉन T। ठीक, बहुत सरल है। Q माने क्या है, आवेश। हमने आपको क्या सिखाया, जब कभी बटे में समय होगा उसे दर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर। तो मेरे साथ में बोलो, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला। चलिए हेडिंग डालिए, विद्युत धारा। इसमें लिखिए, किसी चालक में, बच्चे के दिमाग में आया जी सर जी चालक क्या होता है, बहुत सरल भाषा में बताते हैं। जिनमें करंट आता है वो चालक, जिनमें नहीं आता है वो कुचालक, और जिनमें थोड़ा बहुत आता है वो अर्धचालक। जैसे लोहा है, ले जाके तार में छुआ दो, डिस्को करने लगो, करंट आएगा, इसका मतलब क्या है, वो चालक है। लकड़ी है, ले जाके छुआ दो, नहीं आएगा करंट, तो कुचालक हो गई। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इस तरीके के लोगों में थोड़ा बहुत करंट आता तो जी अर्धचालक हो गए। अर्धचालक पूरा एक चैप्टर, पूरी एक यूनिट है आपके कोर्स में, कराएंगे आपको। ठीक, जो लोग स्पेशल क्लास में पढ़ रहे थे उन्हें अर्धचालक चैप्टर पढ़ाया भी गया था। ठीक है, खैर। तो विद्युत धारा क्या लिखोगे, अभी आपको फार्मूला बताया था, बोलो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। फार्मूला नहीं लिखना पहले, ये फार्मूला दिमाग में रखना, इससे परिभाषा लिखनी है। Q माने आवेश और T माने समय के लिए क्या बोलोगे, दर। तो लिखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिख लिया, नई लाइन लिखिए, अतः I बराबर Q अपॉन T। फॉर्मूला लिखिए, अतः I बराबर Q अपॉन T। अतः I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। असली बात, ये जो माइक आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये माइक क्या है, ये आवाज़ को अच्छा जरूर करता है, लेकिन ये फ़ोन के कैमरे में सपोर्टेड नहीं होता। तो जिस कैमरे में ये सपोर्टेड है उसमें 1 घंटे 5 सेकंड से ऊपर की वीडियो नहीं बनती है। तो पिछली साल क्या हुआ, हमने कई वीडियो 2-2 घंटे की बना डाली जोश में, ऐसी कैसी बनाएंगे, बाद में पता चला 1 घंटे 5 सेकंड की वीडियो रह गई वो। तो बीच बीच में देखना भी पड़ता है कि यार ऐसा ना हो 1 घंटे से ऊपर। हम तो मस्त आदमी हैं, बातें करने लगते हैं, अपना आराम से लिखाने लगते हैं, हमें टाइम का पता नहीं चलता। तुम दिन भर हमें ऐसे पंचायत करवाते रहो, दिन भर लिखवाते रहो, दिन भर पढ़वाते हो, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ना होगा 2 घंटे होगा, थोड़ी देर बाद गए, बोले पढ़ाया तो बहुत अच्छा था लेकिन चला गया यार सब। तो पिछली साल तो हम लोग नए थे जब ऑनलाइन क्लास पिछली साल स्टार्ट हुए, पता नहीं कितनी वीडियो चली गई, कितनी मेहनत करी, और तब जाके फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ गया। अब देखना, जब हम पढ़ाते भी होंगे तो आपको लगता होगा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। ये नहीं ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है कैमरे में बोलने का। आप कोई टेंशन नहीं, अब आराम से आप हमसे बातचीत करिए फुल एक्सपीरियंस के साथ, कोई टेंशन नहीं। तो इधर देखिए, अतः I बराबर Q अपॉन T आपने लिख दिया, इसे ऐसे करके बॉक्स में पैक कर देना, I बराबर Q अपॉन T। ठीक, अब इसका मात्रक लिखना पड़ेगा भैया। Q माने होता आवेश, Q माने क्या होता है, आवेश। आवेश के बारे में बताया था कूलाम ने, तो इसका मात्रक होता कूलाम। बिल्कुल सीख लो, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। अगर हम आपसे आज के बाद पूछें आवेश का मात्रक, जब सवाल लगाएंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा, तो आवेश का मात्रक क्या लिखोगे, कूलाम। ठीक, नीचे बटे में कौन है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। हम हिंदी में इसलिए लिखते हैं, हो सकता है कुछ को अंग्रेजी में समझ में ना आए, ये मैं समझना मास्टर मेरा गौवा हिंदी में लिखता है, भैया हिंदी में इसलिए लिखते हैं ताकि आपकी समझ, वरना हम पढ़ाते हैं MSc तक है, अंग्रेजी में हमें आती है, इसकी कोई बात नहीं। तो इधर देखो, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, या तो ये मात्रक आप लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूले से निकाला हमने, Q माने कूलाम, T
टी माने सेकंड यानी कूलाम प्रति सेकंड, ठीक। लेकिन इसी कूलाम प्रति सेकंड को इन्होंने कह दिया एम्पियर। क्या कह दिया? एम्पियर। क्योंकि धारा के बारे में बताया था एक एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए सम्मान देने के लिए, जैसे बल के बारे में न्यूटन ने बताया तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, ठीक। कार्य के बारे में जूल ने बताया तो कार्य का मात्रक जूल, इसलिए सम्मान देने के लिए उनके नाम पे मात्रक रख दिए जाते हैं, ठीक। तो वैसे तो धारा का मात्रक फार्मूले से निकालोगे क्या है? कूलाम प्रति सेकंड, लेकिन सम्मान देने के लिए इसे हम लोग क्या एम्पियर भी कहते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। नॉर्मल कंडीशन में आपसे कोई पूछे धारा का मात्रक क्या होता है तो आप क्या कहोगे? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो आपने यह फार्मूला लिखा होगा, इसके नीचे लिखिए इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर भी कहते हैं, जिसे एम्पियर भी कहते हैं। और हम आपके दिल में रहते हैं। कहते कहते बहुत कुछ लिखवा दिया हमने आज, उसमें बहुत कुछ हो गया। अब यहां पर देखिए हेडिंग डालिए कूलाम का नियम, और इस पे लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलाम का नियम, इस पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस साल फिजिक्स का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता हुआ। कल का जो क्लास स्टार्ट होगा वो पहले फिजिक्स से शुरू होगा, क्योंकि हमें इसे कराना पड़ेगा, ठीक है। अब कूलाम का नियम अगर अब यहाँ समझाएंगे तो ये वीडियो पहली बात बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात पता नहीं आपके पास इतना नेट है कि नहीं है, कि हालांकि वीडियो अभी आने वाले टाइम में देखना 2-2 घंटे की बनाएंगे। इस बात की टेंशन है ना, हमसे हमेशा कुछ लोग कहते हैं आप कितने घंटे पढ़ाते हैं, हम उससे एक ही बात कहते हैं कितना पढ़ पाओगे, जितनी तुम्हारी आगी है पढ़ाई की। बहुत सारे लोग मेरी लैंग्वेज से भी बड़ा परेशान है, तो बोले कैसे बोल रहे हैं सर आप? सर ऐसे ही बोल रहे हैं हम हमेशा कहते हैं। उसका कारण है क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसे हम अंग्रेज बने, मैं तो MSc पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश में बात करूँगा, बच्चा कहेगा सर जी पता नहीं क्या पढ़ा चल के कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसा देश वैसा भेष, टेंशन ना लो। जैसे जैसे दिक्कत आपकी होती जाएगी वैसे वैसे हम उसे खत्म करने के लिए, चाहे वो 2 घंटे का बने 3 घंटे का बने। अब स्टार्टिंग में हम तुम्हारे पर पूरा बोझ लाद देंगे तो तुम कहो हाय रे मर गए, 3-3 घंटे वीडियो कौन देखेगा बैठ गया। तो टेंशन ना लो, हो सकता है 15 तारीख के बाद परमिशन हो जाए। कुछ लोग कहेंगे परमिशन होगी तब भी रिस्क तो है। हमने पहले ही कहा रिस्क कहाँ है, हमें बताओ। रिस्क वहाँ है जहाँ, जैसे सबसे ज़्यादा बीमारी कहाँ फैली? महाराष्ट्र में, दिल्ली में। क्यों फैली? क्योंकि वहाँ पे विदेशी लोग बाहर से आ रहे थे, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन में लोग कह रहे हैं मेरे मोहल्ले में 20 मर गए, उनमें 20 में अगर 18 जो है नॉर्मल बीमार भी थे। बीमार क्या, इस समय कोरोना में हॉस्पिटल सारे बंद हो गए, ठीक, कोई काम हो नहीं रहा। मान लिया पहले में दिल की बीमारी थी, ध्यान से समझिएगा, और दिल की बीमारी होने के कारण मेरी दवाई आती थी मान लिया लखनऊ से, पूरी बात समझिएगा। अब हॉस्पिटल बंद हो गए, ट्रेनें बंद हैं, आदमी दवाई लेने नहीं जा पाया। जब नहीं जा पाया तो वो मरा, अपनी जो बीमारी थी उसे दवाई नहीं ली इसलिए मर गया वो, जो पिछले 5 साल से दवाई खा रहा था उसके कारण मरा वो। लेकिन लोगों ने क्या कहा कोरोना हो गया, ठीक। मान लिया किसी को किडनी की प्रॉब्लम थी, अब वो बेचारा बरेली से दवाई लाता था, ठीक। अब ट्रेनें बंद हैं, जा सकते नहीं हो आप, दवाई मिली नहीं तो वो मरे, किडनी की समस्या, जो 10 साल से दवाई खा रहा था। लेकिन लोगों ने क्या कहा कोरोना में मरा। बहुत सारे लोग दहशत में निपट लिए। तो सीधी सी बात यही है, अपनी समस्याओं को किनारे रखिए और केवल ये सोचिए कि मैं मेहनत से पढ़ना। कूलाम के नियम में 2 चीज़ें हम आपको समझाएंगे। बचपन में आपने चुंबक देखी होगी। चुंबक क्या होती है? आपने देखा ऐसे रखा होगा, ऐसे चलाते हुए चुंबक आगे चली जाती होगी, देखा ऐसे करके, ऐसे रखो 2 चुंबक रखो, कितने लोगों ने करके देखा हमें बताना, ऐसे कमेंट करके नीचे। तो ऐसे करके जो है ऐसे बढ़ाते थे तो नीचे नीचे आगे बढ़ते चली जाती थी, ठीक। अगर हम उस चुंबक को पलट लेते थे तो फिर बढ़ाते तो चुंबक आगे चिपक जाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, 2 बातें होती थी, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। जब चुंबक चिपक जाती थी उसे कहते थे आकर्षण, और जब चुंबक दूर जाती थी उसे कहते थे प्रतिकर्षण, ठीक है। तो ये बल आधारित है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पे। यहाँ पे चुंबक नहीं, यहाँ पे होगा आवेश, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इसमें 2 आवेश होंगे, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, ठीक है। इन दोनों पे चर्चा होगी। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर कोई भाग भी जाता या 2 की शादी होती तो लड़के और लड़की की शादी होती है, क्योंकि 2 लोग, 2 विपरीत प्रकृति वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कल कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कल ये कूलाम का नियम आपको पढ़ाया जाए। कल फिजिक्स से ही क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। और मजा ना आ जाए, पैसे वापस जो तुमने हमें दिया नहीं। फिलहाल तो मजा पूरा तुम्हें आ रहा होगा, मैं मालूम तुम लोग घर पे बैठ के खूब मौज ले रहे हो, मम्मी की बनी पकौड़ी अकेले अकेले खा रहे हो। फिलहाल कभी मिले टाइम तो मेरे लिए भी ले आना। फिर मिलते हैं कल
जब घड़ी इशारा करेगी शाम को 5 बजे, फैलाते हैं फिर से राग, कराते हैं कूलाम का नियम, उसमें वो चैप्टर करवा देंगे खत्म रासायनिक बलगतिकी, क्योंकि रह गया केवल एक डेरिवेशन। ठीक है, फिर मिलता है कल, इंतजार जरूर कीजिएगा, कल जल्दी से आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।